वाच्य आप इंग्लिश में यूज़ करते ही हो, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये जो एक्टिव पैसिव है आपके इंग्लिश में, उसको हिंदी में वाच्य बोला जाता है। वाच्य का मतलब यानी कि जब हम किसी से बातें कर रहे हैं या जो वाक्य हमें दिया गया है या हमसे कोई बात कह रहा है, वो किस पर डिपेंड है वो बात। यानी कि डिपेंड का मतलब है कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो उसी को जो है वाच्य कहा जाता है। जिस चीज़ पर प्रधानता है उसी को वाच्य कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर परिभाषा की बात करें शुरू में, जो जैसा कि आपको दिख ही रहा है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा उस बात का बोध होता है। वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव में किसी की प्रधानता है, किसी न किसी की तीनों में से प्रधानता रहेगी, है ना। यानी कि क्रिया का उस परिवर्तन क्रिया पर ही डिपेंड करता है। क्रिया के द्वारा ही परिवर्तन होता है कि क्रिया जिसके द्वारा इस बात का बोध है, यानी कि क्रिया के द्वारा ही बात का बोध होगा कि क्रिया किस पर डिपेंड है। क्रिया कर्ता पर डिपेंड है, कर्ता के द्वारा कर्ता पर उसका प्रभाव अधिक है तो वो कृतवाच्य हो जाएगा। और अगर क्रिया कर्म पर प्रधान है, कर्म प्रधान है उसका, और कर्म का जो प्रभाव है वो क्रिया पर अधिक है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाव यानी कि न तो कर्म पर प्रधान और न कर्ता पर प्रधान, अगर उसका भाव ही ग्रहण कर रहे हैं, भाव हम ग्रहण करने का कार्य करें, केवल भाव प्रधान है तो वह भाव वाच्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है कि क्रिया का जो पुरुष और वचन आदि आए हैं, यानी कि इसमें किसी के अनुसार, यानी क्रिया के अनुसार, अगर क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार आए हैं तो वो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार आए तो वो भाववाच्य इसके अंतर्गत आएगा। नहीं, क्रिया और कर्ता का एक ही वचन और अगर पुरुष है तो वो कर्तवाच्य के अंतर्गत आएगी। कर्म का और क्रिया का एक ही वचन और पुरुष है तो वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगी। और भाव के अनुसार अगर है तो वो भाव के अनुसार आएगी। तो यानी कि क्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वचन और पुरुष के द्वारा। तो वाच्य जो हमारे हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला हम करेंगे कृतवाच्य। जैसा कि हमने बताया अभी समझा है, कृतवाच्य कृत माने कर्ता, कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, कार्य की जो प्रधानता होगी वो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया है, क्रिया का रूपांतरण कृतवाच्य कहलाएगा। यानी कि क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि क्रिया का जो रूपांतरण है वो कृतवाच्य तब कहलाएगा जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। यानी कि अगर हम कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहेंगे। यानी कि कर्ता प्रधान हो, जो कार्य करने वाला है, कार्य जिस पर डिपेंड है, अगर वह प्रधान है तो वह कृतवाच्य के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है, देखिए, रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब इसको समझिए, रमेश केला खाता है तो यहाँ पर कर्ता कौन है? यहाँ पर कर्ता है रमेश। ठीक है। और क्रिया कौन है? खाता है। ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, रमेश और खाता, यानी रमेश कर्ता हो गया और खाता क्रिया हो गई। तो रमेश कर्ता है, यानी कि कार्य को कर कौन रहा है? खाता मतलब खाने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? केला या रमेश? रमेश खाने का कार्य कर रहा है, इसलिए क्रिया जो खाता क्रिया है हमारे पास वो किसके अनुसार आई है? रमेश के अनुसार आई है। ठीक है। केला खाने का कार्य कर रहा है इसलिए नहीं आएगा। ठीक है। तो रमेश जो करता है वो खाता क्रिया के अनुसार आ रहा है।
इसलिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर प्रभाव है। रमेश का खाता पर और खाता का रमेश पर। रमेश कौन खाता है, अगर हम प्रश्न करें केला कौन खा रहा है, रमेश खा रहा है। रमेश क्या कर रहा है, तो केला खाता है। तो खाता और केल रमेश दोनों का जो है इसमें प्रभाव है। दूसरा दिनेश और पढ़ता। दिनेश क्या है, करता है और पढ़ता क्रिया। दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता और इसमें कर्म कौन है, पुस्तक। कर्म क्या है, पुस्तक। देखो अगर क्रिया से क्या और किसी के द्वारा प्रश्न किया जाए और कोई उत्तर मिले तो वहाँ पर क्रिया जो है वो कर्म प्रदान होगी, यानी वहाँ पर कर्म होगा अगर क्या और किसी के द्वारा क्रिया से प्रश्न किया जाएगा। तो अगर हम प्रश्न करें पढ़ता क्रिया से, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, तो उत्तर क्या आया, पुस्तक। तो इसके लिए पुस्तक क्या हुआ, इसका कर्म हुआ। दिनेश, अब इसका है पढ़ता। पढ़ता कौन है भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्रिया से अगर हम प्रश्न करें कि पढ़ता कौन है, पढ़ता, तो दिनेश। कौन पढ़ रहा है, दिनेश। पुस्तक थोड़ी पढ़ रही है, पुस्तक को तो वो पढ़ने का कार्य कर रहा है दिनेश। इसलिए पढ़ता जो है वो क्रिया जो है वो दिनेश के लिए हो रही है। दिनेश का प्रभाव पढ़ता पर है और पढ़ता क्रिया कौन पढ़ता है, दिनेश पढ़ता है। किसे पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। या क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो ये कर्म हो गया, पुस्तक कौन होगी, कर्म। क्या और किसी के द्वारा। कौन पढ़ता है, तो दिनेश। कौन के द्वारा अगर प्रश्न करेंगे तो कर्ता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये वाक्य यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। रमेश, यहाँ पर हमने देखा तो रमेश खाता है और खाता ही रमेश, यानी दोनों का आपस में संबंध है। रमेश खाने का कार्य कौन कर रहा है, केला को रमेश कर रहा है, तो खाता क्रिया रमेश के लिए आ गई। तो अगर इसकी बात करें दिनेश और पढ़ता, कौन पढ़ रहा है, तो दिनेश पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। जहाँ पर आपको लगे कि क्रिया कर्ता के लिए आई है, कर्ता पर प्रभाव है, तो वहाँ पर सीधा कृतवाच्य हुआ। उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है, पढ़ता है क्रिया का विधान हुआ है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य है। यानी कि क्रिया प्रधान है, कर्ता प्रधान है, क्रिया जो है वो कर्ता के लिए आई है, इसलिए क्रिया का ये कृतवाच्य हुआ। कृतवाच्य में कर्ता विभक्ति रहे तो होता है, और यदि विभक्ति हो तो वहाँ केवल ने विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे विभक्ति विहीन भी आ सकता है, विभक्ति बिना भी आ सकता है, और विभक्ति सहित भी आ सकता है कर्ता। विभक्ति का मतलब है जो कारक हम पढ़ते हैं, कारक चिन्ह जो होते हैं उसे विभक्ति कहा जाता है। उपसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये जो है ये क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। तो कर्ता के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होगा, ने का। तो ने हो भी सकती है और नहीं, दोनों बातें। जैसे यहाँ है रमेश ने केला खाया, जैसे रमेश केला खाता है, यहाँ विभक्ति के बिना आया है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, मगर रमेश ने केला खाया। ठीक है, तो यहाँ रमेश के साथ क्या है, ने का प्रयोग हो रहा है, विभक्ति चिन्ह आया है। तो यहाँ भी रमेश ने केला खाया। अगर खाया की बात करें, रमेश ने खाया, खाया क्या है, केला खाया, और किसने खाया है, वो रमेश ने खाया है। तो खाने का कार्य मुख्यतः कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। इसलिए खाया जो क्रिया है वो रमेश के लिए ही आई है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य होगा। इसके बाद सेकंड जो है वो आता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी जिस तरीके से क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ा तो वहाँ कृतवाच्य बना, ऐसे ही क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के केवल कर्म पर पड़ता है तो वहाँ ये कर्मवाच्य होगा। जैसे क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। सरल शब्दों में बात की जाए तो क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रदान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता दर्शाई जा रही हो, कर्म की प्रधानता बताई जा रही हो, वहाँ कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें से, द्वारा या को, से द्वारा मुख्यतः जो विभक्ति चिन्ह आएगा वो से द्वारा ही आएगा, को तो कभी कभी आएगा, मगर से और द्वारा अगर आ रहा है तो ये मानो कि वहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक है,
भाववाच्य में भी से द्वारा आएगा, मगर भाववाच्य की पहचान हम बताएंगे, उसमें एक वचन होगा और हमेशा पुरुषवाचक वो होगा, सॉरी पुल्लिंग होगी। क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में आएगी, किसमें? भाववाच्य में। ठीक है, उसके बारे में बता रहे थे हम, भाववाच्य के बारे में। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य में से द्वारा तो भाववाच्य में भी आएंगे विभक्ति चिन्ह, मगर उसमें पुल्लिंग और एक वचन में जो है क्रिया होगी। तो कृतवाच्य की अगर कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो देखो उदाहरण देखते हैं पहले। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। कवियों द्वारा यानी कवि हैं, कवि के बाद क्या आया? द्वारा आया। कविताएं लिखी गईं। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया क्या है? लिखी गईं। ठीक है, क्रिया क्या है? लिखी गईं। अब इसमें कवि क्या है? कवि क्या कर्म करता है? कवि के द्वारा ही तो लिखी गई हैं। कवि करता हुआ, कार्य करने वाला कौन हुआ? करता हुआ। मगर लिखी गई जो आप देख रहे हो लिखी गई, ये जो क्रिया है वो किसके लिए आ रही है? वो कवि के लिए आ रही है, कविता के लिए? कविता के लिए आ रही है। लिखी गई, लिखी क्या गई? कविता। भाई कवि थोड़ी है, स्त्री लिखी गई तो मतलब स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो कविता क्या है? स्त्रीलिंग में। लिखी गई तो इसका मतलब है यानी कि क्रिया जो लिखी गई है वो किसके लिए आ रही है? वो कविता के लिए आ रही है। तो यहाँ पर जो कविता है वो क्या है? कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? कविता पर, कर्म पर। और जबकि कर्ता कौन है? कवि। मगर कवि पर क्रिया का प्रभाव नहीं है, इसलिए कृतवाच्य नहीं होगा। क्रिया का प्रभाव किस पे है? केवल कविता पर है, कर्म पर है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। ठीक है, समझ में आया? यानी कि जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर होना चाहिए, ना कि कर्म पर। कर्म होगा और कर्ता भी होगा, मगर कर्म पर पड़ेगा तो ही कर्मवाच्य होगा। द्वारा अगर आता है, से द्वारा आता है, तो जो है वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगी। कर्मवाच्य होगा से और द्वारा के द्वारा। ठीक है, दूसरे उदाहरण की अगर बात करें कि रोगी को दवा दी गई। ठीक है, रोगी को दवा दी गई। रोगी कौन है? रोगी कौन है? करता है, कार्य करने का, दवा देने का कार्य किसको हो रहा है? रोगी को हो रहा है। क्रिया की बात करें तो दी गई। तो क्रिया जो है वो जो दी गई क्रिया है वो किस पे आ रही है? दी गई क्रिया कहाँ पर आ रही है? किसके लिए आ रही है? वो आ रही है केवल दवा के लिए। दी गई, दी क्या गई है? दवा दी गई है। रोगी थोड़ी दिया गया है। ठीक है, रोगी करता है मगर रोगी नहीं दिया गया। दी क्या गई है? केवल दवा। तो क्या दी गई? दवा दी गई। अगर हम कर्म की, मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर हम कर्म की पहचान करते हैं, ठीक है, कर्म की पहचान करते हैं कि कर्म क्या है, तो क्या और किसे के द्वारा हम क्रिया से प्रश्न करते हैं तो कर्म निकल कर आएगा। क्या और किसे, दो शब्द हैं, और क्रिया जो भी है बाकी की, उस क्रिया में अगर क्या और किसे लगा देते हैं तो वो कर्म निकल कर आएगा। तो दी गई, क्या दी गई? दवा दी गई। उत्तर मिल गया हमें। तो इसका मतलब कर्म कौन है? दवा। लिखी गई, क्या लिखी गई? कविता लिखी गई। तो कर्म कौन है? कविता। और लिखी गई, क्या लिखी गई? लिखी गई कविता के लिए आ रहा है और दी गई दवा के लिए आ रहा है, इसलिए दोनों किस पर प्रधान है? कर्म पर प्रधान है, तो कर्मवाच्य। रोगी और कवि यहाँ कर्ता हैं मगर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आई है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पुस्तक पढ़ी गई। उससे पुस्तक, तो से आ गया, से और द्वारा को जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। उससे पुस्तक पढ़ी गई। अगर हम बात करें उससे, उस कौन है? कर्म, सॉरी कर्ता। पढ़ी गई कौन है? क्रिया। पुस्तक कौन है? कर्म। क्या पढ़ी गई? क्रिया। पढ़ी गई, पुस्तक स्त्रीलिंग है। उस तो वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, मगर मुख्यतः पढ़ी गई जो क्या पढ़ी गई है? कविता, सॉरी पुस्तक पढ़ी क्या गई है? पुस्तक पढ़ी गई है, इसलिए पढ़ी गई जो क्रिया है वो पुस्तक के लिए ही आई है, ना कि उससे के लिए, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। ठीक है, आगे देखें। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है, उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ, अतः कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाकर्ता के अनुसार रूपांतरण न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है, यानी कि कर्ता के अनुसार नहीं आई है, कर्म के अनुसार आई है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्म का प्रयोग नहीं होता। यानी कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्म का प्रयोग नहीं होता। जिस तरीके से अंग्रेजी के नियम एक्टिव पैसिव के अलग हैं मगर हिंदी के अलग हैं। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है, लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। निषेध के अर्थ में हमेशा क्रिया कर्म भाववाच्य होगी। निषेध के नहीं के अर्थ में अगर क्रिया आ रही है हिंदी में तो वो क्या कौन सी होगी? वो भाववाच्य क्रिया होगी हमेशा। मैं दूध पीता हूँ, यानी कि लेखक कह रहा है कि हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मैं दूध पीता हूँ, मैं क्रिया है, मैं कौन है? कर्म है, कर्ता है। दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है, लिखना गलत होगा। यानी कि मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है, ये नहीं लिख सकते, मैं दूध पिया ही आएगा। निषेध के अर्थ में, हाँ, ये लेखक फिर आगे क्या कह रहा है? निषेध के अर्थ में लिखा जा सकता है कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता या मुझसे दूध पिया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। ये निषेध के अर्थ में, नहीं के अर्थ में। ठीक है, केवल यही है। अगले वाले को